नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान कॉमन साइंस और एपीटी स्पेशल है जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। यह लेक्चर देखें तो उपयोगी सिद्ध हो सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर बीटी एग्जाम 2025 के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। विज्ञान यानी इसके अंतर्गत कॉमन साइंस को हम देखेंगे सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो निहित जानकारी इसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वह सामान्य विज्ञान के दैनिक प्रश्न अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसमें वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। तो पीटी स्पेशल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि लेक्चर देखें तो जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है। इस नोट्स पर आधारित जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं उसमें इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के तीनों पार्ट यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पार्ट बना के इस चैनल पर अपलोडेड है। इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था के संपूर्ण लेक्चर जो है संपूर्ण टॉपिक पर आधारित लेक्चर जो इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं महत्वपूर्ण टॉपिकों को बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए अकॉर्डिंग टू आरओ एग्जाम के लिए। अभी जो इस पर लेटेस्ट टॉपिक जो बनाई गई वो इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी की बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित जो था पर्यावरण और परिस्थिति, उस पर ही महत्वपूर्ण लेक्चर अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जो विज्ञान है यानी कॉमन साइंस है, इसके अंतर्गत देखते हैं यह भी 3 भागों में विभाजित है। इसमें पहला भाग देखें तो फिजिक्स है, दूसरा भाग केमिस्ट्री, तीसरा भाग इसमें जूलॉजी यानी जूलॉजी जो पार्ट है जिसके अंतर्गत देखें तीसरा पार्ट इसका जो बायोलॉजी है। बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं, जूलॉजी और बॉटनी है। तो ज़्यादा वेटेज जो है देखें एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि PYQ प्रीवियस से क्वेश्चन को यदि अवलोकन करें तो सबसे ज़्यादा जो पूछता है वह सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के ही पार्ट को कवर करता है, यानी जीव विज्ञान का मतलब ये बायोलॉजी वाला पार्ट है। यानी कॉमन साइंस में हमने देखा 3 प्रकार है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी 2 भागों में बटा है, इसमें एक आपका जूलॉजी होगा, एक बॉटनी होगा। तो सबसे पहले हम यानी एक जंतु विज्ञान होगा, एक वनस्पति विज्ञान होगा। तो इसमें जंतु विज्ञान को सबसे पहले हम देखते हैं, यानी विषय सूची देखते हैं जीव विज्ञान का। इसमें जो विषय सूची है देखिए तो इसमें अध्याय कौन से है, सबसे पहले इसमें है जंतु जगत का वर्गीकरण है, जीव विज्ञान की शाखाएं, कोशिकांग है। इसके बाद मानव शरीर क्रियाएं जिसके अंतर्गत पोषण एवं पाचन तंत्र व संबंधित रोग, कंकाल तंत्र व संबंधित रोग, इसके बाद तंत्रिका तंत्र व संबंधित रोग, श्वसन तंत्र व संबंधित रोग, उत्सर्जन तंत्र व संबंधित रोग, और इसके बाद परिसंचरण तंत्र व संबंधित रोग, रुधिर अंतःस्रावी तंत्र व संबंधित रोग, प्रजनन तंत्र व संबंधित रोग, आनुवंशिक रोग। इसके बाद वनस्पति विज्ञान होगा। तो यही इंपॉर्टेंट है, यानी जो पार्ट देखिए मानव शरीर विज्ञान संबंधी क्रियाएं जो चौथी टॉपिक यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद रसायन विज्ञान और इसके बाद विविध होगा, यानी वनस्पति विज्ञान दूसरा पार्ट। इसके बाद विविध पार्ट के अंतर्गत ये सारे जो कवर किए गए वह बायोलॉजी के अंतर्गत है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसमें इसके जो भूमिका या बैकग्राउंड है उसको इसमें शामिल कर लेते हैं। देखें बायोलॉजी या जीव विज्ञान। जीव विज्ञान देखें तो विज्ञान की शाखा ब्रांचेज ऑफ साइंस के अंतर्गत देखें तो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है इसमें जीव विज्ञान में। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम देखें तो लैमार्क और टैवरेनस ने किया था 1802 में। इसके अंतर्गत देखें जो जीव विज्ञान है इसका जो है फादर ऑफ जूलॉजी, यानी इसमें जंतु विज्ञान जो इसकी शाखा है, जंतु विज्ञान हालांकि जीव विज्ञान है, तो फादर ऑफ जूलॉजी जो इसका एक पार्ट है उसका जो यानी जनक जो माना जाता है जूलॉजी यानी ये जीव विज्ञान, आगे हम देखेंगे उसमें विस्तार से। तो पहला पार्ट जो है आपका जूलॉजी या जंतु विज्ञान है, यानी यहाँ देख सकते हैं इसमें जो जंतु विज्ञान यहाँ ने दिया आगे इसमें होगा, तो उसको अरस्तु जो है फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इसके बाद जो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहते हैं, आगे इसमें सारे चीज़ें शामिल होगी। तो चलिए इसमें देखते हैं, आगे इसमें ये सारी बातें इसमें सम्मिलित की गई होंगी। तो हमने देखा कि जो जीव विज्ञान है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और टैवरेनस ने किया था 1802 में। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम यानी जंतु विज्ञान का वर्गीकरण देखते हैं। तो हमने पूर्व में देखा कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं, लिनियस को कहते हैं। तो यहाँ देखें जंतु विज्ञान का वर्गीकरण के अंतर्गत इसमें देखें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसमें किंगडम 2 जीवों के अधिकतम अंतर न्यूनतम समानता, यानी 2 जीवों के बीच अधिकतम अंतर और न्यूनतम समानता जो होता है वो किंगडम में होता है। इसके बाद फाइलम, क्लास, आर्डर, जीनियस यानी होमो सेपियंस, स्पीसीज 2 जीवों में न्यूनतम अंतर और अधिकतम समानता पाई जाती है, स्पीसीज जब होते हैं स्पेशली। तो इसके बाद एनिमल किंगडम देखें, यानी यहाँ पर देख सकते हैं किंगडम हमने पहले प्रकार से देखा जिसमें 2 जीवों में अधिकतम अंतर होता है और न्यूनतम समानता होती है। तो एनिमल किंगडम देखें तो ये इसके बाद अकशेरुकी और दूसरा जो होता है कशेरुकी रूप में डिवाइड होते हैं, यानी एनिमल किंगडम 2 रूप में बटा होता है, अकशेरुकी और दूसरा कशेरुकी रूप में होता है। कहने का आशय है कि नो बैकबोन, इसमें बैकबोन नहीं होता अकशेरुकी में, और जबकि कशेरुकी जो होता है इसमें बैकबोन पाया जाता है।
इसके बाद आगे देखें जो इसका पहला पार्ट है अकशेरुकी जीव यानी इनवर्टेब्रेट। इसमें इसे 9 फाइलम में विभाजित किया गया, यानी इसके 9 फाइलम देखें, काफ़ी विस्तार इसमें है। पहला प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, यानी ये सारे जो इसमें दिए गए एग्जाम दृष्टिकोण से उसी को हम कवर करते हैं। प्रोटोजोआ को देखते हैं। प्रोटोजोआ अक्सर एग्जाम पूछ देता है, तो ये ध्यान दें कि ये प्रथम जंतु कहे जाते हैं। प्रोटोजोआ क्या कहते हैं? ये प्रथम जंतु कहे जाते हैं। एक कोशिकी होते हैं, भी इंपॉर्टेंट है। परजीवी होते हैं, भी इंपॉर्टेंट। जलीय होते हैं। उत्सर्जन यानी एक्सट्रैक्शन अमोनिया के फॉर्म में करते हैं, यानी NH3 के फॉर्म में का उत्सर्जन होता है। इसके बाद आगे इसमें देख सकते हैं, यानी ये आपका जनन इनका देखें तो अलैंगिक होता है, यानी मूलकन विधि द्वारा इनका जनन होता है। एग्जाम्पल में जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम और इत्यादि, ये सब जो है स्लीपर शेप्ड एनिमल कहलाते हैं, यानी स्लीपर शेप्ड एनिमल ये कहलाते हैं। पोरीफेरा में देखें ऐसे जीव जिनके पूरे बॉडी पर छेद पाए जाते हैं। यह प्रथम बहुकोशिकीय जीव है, याद रखें कि प्रथम बहुकोशिकीय, यानी इसमें काफ़ी सेल होते हैं बहुकोशिकीय, इनमें ऊतक नहीं पाया जाता, ये भी जलीय होते हैं। उत्सर्जन इनमें भी अमोनिया के फॉर्म में होता है। जनन इनका भी अलैंगिक होता है। एग्जाम्पल में देखें स्पॉन्सेज। इसके बाद देखें ये आपका जो ये यानी ये जो वर्ग है देखें तीसरे प्रकार का इसमें दिया गया है। इसके बाद आप ये सारे वर्ग देख सकते हैं जो एग्जाम दृष्टिकोण से उसी को हम कवर करते हैं। ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन साइंस को हम देख रहे हैं। इसमें देख सकते हैं केचुआ जो एग्जाम्पल है, एनिलिडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिलिडा जो वर्ग पूछता है, ये एग्जाम अक्सर पूछता है। तो ऐसे जीव जिनमें गोल गोल छल्ले पाए जाते हैं, इसमें भी पाचन तंत्र विकसित होता है। ब्रेन होते हैं, लेकिन प्राथमिक अवस्था में ब्रेन होते हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। ये जीव नमी में पाए जाते हैं। इसमें उत्सर्जन अमोनिया के फॉर्म में होता है। इसमें प्रसंचरण तंत्र विकसित होते हैं जो बंद प्रसंचरण तंत्र होते हैं। एग्जाम्पल देखें तो अर्थवार्म या केचुआ। केचुआ को अक्सर एग्जाम पूछता है, एनिलिडा समूह का है। इसके बाद आर्थ्रोपोडा भी कई बार पूछ देता है। आर्थ्रोपोडा देखें तो इसके अंतर्गत ऐसे जीव जिनके लेग ज्वाइंट होते हैं, इसमें एंटेना आइज होते हैं। एग्जाम्पल इंसेक्ट, कीड़े के ऊपरी सतह चिटिन से मिलकर बने होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें होता है। ब्रेन नर्वस सिस्टम होता है। इसमें खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। ब्लड जो बॉडी में फ्लो होता है उससे प्रसंचरण तंत्र कहते हैं आर्थ्रोपोडा में। इसके बाद मोलस्का को देख सकते हैं, यानी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सारे जीव जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग पाई जाती है मोलस्का में होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, तो घोंघा एग्जाम्पल के रूप में घोंघा इंपॉर्टेंट है। मेढक जैसे था वैसे घोंघा एग्जाम्पल होकर पूछता है। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। इसके बाद कसूर की जीव में देखें तो ये सारे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसमें कार्बोडाटा फाइलम में बटा होता है। इसमें 5 क्लास पाए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है विकास क्रम में देखें तो कार्डेटा फाइलम के रूप में मत्स्य या स्थान जलीय जीव होते हैं। दूसरा उभयचर, यह स्थल और यानी जलीय और स्थल दोनों पाए जाते हैं। सरीसृप, यह जलीय और स्थल दोनों पाए जाते हैं। और पक्षी और स्तनधारी मैमल्स के रूप में होते हैं। पहला वर्ग देखें तो ये चैम्बर ऑफ हार्ट। इसमें चैम्बर ऑफ हार्ट देखें तो इसमें जो होता है 2 चैम्बर होते हैं, आलिंद और नीले होता है मत्स्य वर्ग में। शोषण अंग गलफड़ा या क्लोम से होता है। उत्सर्जन का एनमिनोटेट, यानी ये भी देखें तो अमोनिया के फॉर्म में होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं यह है। इसके बाद उभयचर यानी जल और स्थल दोनों पाए जाते हैं। इसमें चैम्बर देख आलिंद नीले इसमें भी होता है। इसमें गलफड़ा होता है। गलफड़ा त्वचा फेफड़ा भी इसमें पाया जाता है। और इसमें ये स्थिति से एडल्ट्स में यूरिया और टाइफॉइड स्थिति में जो होते हैं इसमें अमोनिया उत्सर्जन करते हैं। सरीसृप देखें तो ये पक्षी और स्थल दोनों पाए, ये जलीय और स्थल दोनों पाए जाते हैं। चैम्बर ऑफ हार्ट में इसमें देखें आलिंद और नीले होते हैं। इसका उत्सर्जन देखें एक्सेप्शन, यानी इसमें अपवाद स्वरूप जैसे मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं, घड़ियाल में भी 4 चैम्बर होते हैं। यूरिक एसिड इसमें होते हैं। एक्सेप्शन कछुआ जो होता है NH3 के फॉर्म में उत्सर्जन करता है। इसके बाद देखें तो ये तीनों लंग से श्वसन लेते हैं, यानी ये तीनों कछुआ, घड़ियाल और लंग से फेफड़े श्वसन लेते हैं, जबकि सरीसृप हैं। इसके बाद पक्षी वर्ग देखें तो लैंड पर रहते हैं। एक्सेप्शन व्हेल, डॉल्फिन में 4 चैम्बर होते हैं। स्तनधारी और ये पक्षी देखें तो लैंड पर रहते हैं। और एक एग्जाम्पल इसमें है कि ये भी स्तनधारी वर्ग में है, जैसे व्हेल है, डॉल्फिन है, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आगे इसमें देखते हैं तो यह आपका जो है जनन, जनन मतलब रिप्रोडक्शन के रूप में जैसे इसमें जनन लैंगिक होता है। बच्चा पैदा किस फॉर्म में होते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये अंडयूज होते हैं। मैमल्स ये अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, जैसे एकिडना, प्लेडेट्स इत्यादि को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखें बॉडी टेम्परेचर, ये तीनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं। तीनों का मतलब यहाँ शुरू में जो तीनों दिखाया गया, ये तीनों का एग्जाम्पल यहाँ पर है 1 2 3, और ये दोनों का मतलब आखिरी दोनों हैं। तो यहाँ तीनों को देख सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर बच्चा पैदा ये अंडज ग्रुप में होता है, और ये दोनों का यहाँ पर देख सकते हैं यह है टेम्परेचर। इन तीनों को देख सकते हैं, ये तीनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये वार्म ब्लड होते हैं, गर्म इनका खून होता है। इसके बाद देखें तो ये सारे जीव जो शारीरिक तापमान को मौसम के साथ परिवर्तित न करे उसे समतापी जीव यानी वार्म ब्लडेड कहते हैं। जैसे कि ये है आप ये दोनों वर्ग हो जाए। जो शारीरिक तापमान को मौसम के साथ परिवर्तित करे उससे विषमतापी जीव कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, यानी इस मौसम के साथ अपने तापमान को जो होते हैं बदल लेते हैं, यानी ये तीनों प्रकार के हैं। चलिए आगे देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं को जल्दी से देखें, यानी जीव विज्ञान का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत क्या है। एपिकल्चर, मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें आप।
यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है उसे एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछता है सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन का अध्ययन करने वाले जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? सेरीकल्चर। इसके बाद मत्स्य पालन का अध्ययन करने वाले को पिसिकल्चर, कवकों का अध्ययन करने वाले को माइकोलॉजी, और इसके बाद शैवालों का अध्ययन करने वाला फाइकोलॉजी। देखिए दोनों अक्सर पूछता है। माइकोलॉजी जो है कवक से संबंधित है और फाइकोलॉजी जो है सवाल के अध्ययन से संबंधित है। इसके बाद एंथोलॉजी देखें पुष्पों का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन ये अक्सर पूछता है। आर्थिनोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करता है। इक्वोथोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या पुष्प कृषि इंपॉर्टेंट है। ओलेरिकल्चर सब्जियों कृषि ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से अक्सर पूछा है। इसके बाद और बोरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन है। हेलीकल्चर घोंगे का संबंध। विटिकल्चर अक्सर एग्जाम पूछता है। ये अंगूर उत्पादन संबंधित, अंगूर का उत्पादन का अध्ययन जिस जीव विज्ञान शाखा के अंतर्गत है उसे विटिकल्चर कहते हैं। मोरिकल्चर देखें शहतूत खेती से संबंधित है। सिट्रिकल्चर देखें खट्टे फलों व फल उत्पादों का संवर्धन से संबंधित है। इसके बाद हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स या एरोकल्चर देखें मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। वेजिकल्चर सब्जियों पौधों कृषि से संबंधित है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों में क्रियाशील तथा विशिष्टता का अध्ययन करता है। इसके बाद पैथेनोलॉजी जो है विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन करता है। एग्रोस्टोलॉजी देखें घास से संबंधित अध्ययन जो है यह एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। अब इसमें देख लेते हैं कोशिका एवं कोशिकांग को। सभी जीवधारियों का शरीर एक कोश की, सभी जीवधारियों का शरीर एक कोश की जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ या बहुकोश की जैसे अधिकांश पादप एवं जंतु इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को सेल या कोशिका कहते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल देखें। इसमें केंद्रक यानी इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें केंद्रक कला, हिस्टोन प्रोटीन तथा झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, यानी इसमें नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक होगा तो इसमें केंद्रक कला पाया जाएगा, हिस्टोन पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, अन्य कोशिकांग उपस्थित होता है तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी। जैसे प्लांट सेल यहाँ पर दिखाया गया। प्लांट सेल में देख सकते हैं एनिमल सेल का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया। ये प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। नोट में देखें सेल वाल से संबंधित। ह्यूमन में सेल वाल कोशिका भित्ति नहीं होती। ह्यूमन में सेल वाल कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्लांट्स की कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। फंगस की कोशिका भित्ति चिटिन से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरिया कोशिका भित्ति प्रिस्टिन यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी। प्रोटीन का मिक्सचर होता है इससे मिलकर बनी होती है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। फंक्शन ऑफ सेल वाल देखें तो इसमें यह है कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना लाइट से और हाई लो टेम्परेचर से। पारगम या प्रीमेबल कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति देखें तो सेल मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कोशिका झिल्ली यह जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी सतह होती है। यह पौधों, कवक और बैक्टीरिया की दूसरी परत होती है। यह फैट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सेल मेम्ब्रेन्स यानी लिपिड, फैट प्लस प्रोटीन से होता है। नोट देखें सेल मेम्ब्रेन्स मुख्यतः फैट से बनी होती है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स देखें यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है। अर्धपारगम यानी सेमी परमेबल कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति होती है। इसके बाद कोशिका द्रव्य देखें यानी साइटोप्लाज्म, यह कोशिका का द्रव्य लिक्विड पार्ट होता है। घटक यह जल तथा नमक से मिलकर बना होता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म देखें कोशिका को नमी, ह्यूमिडिटी प्रदान करना, एक ही कोशिका में पोषक तत्वों का संचार करना। अवायवीय श्वसन यानी साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में 2 ATP ऊर्जा बनी होती है। इसके बाद क्रोमोसोम देखें गुणसूत्र, तो इसके घटक कौन होते हैं? क्रोमोसोम DNA से बना होता है और इसके बाद हिस्टोन या प्रोटीन से मिलकर जो होता है गुणसूत्र बना होता है। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम देखें तो इसमें आनुवंशिकता यानी इनहेरिटेज में मदद करता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोसोम जीन कहलाता है, यानी सबसे छोटी जो इकाई क्रोमोसोम की है उसको जीन कहते हैं। जीन बना होता है, जीन किससे मिलकर बना होता है? DNA प्लस हिस्टोन से मिलकर बना होता है। जीन वर्ड गिवन बाय जोहानसन, यानी जो जीन शब्द है ये कौन दिया था? तो जोहानसन ने दिया था। इसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर यहाँ देख सकते हैं। तो विशेषता अंग की प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो इसमें कोशिका भित्ति देखें तो प्रोकैरियोटिक में जो होती है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है कोशिका भित्ति, इसमें सेलुलोज की बनी होती है यूकैरियोटिक में। माइक्रोकॉन्ड्रिया इसमें प्रोकैरियोटिक में उपस्थित रहता है, इसमें उपस्थित यानी पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित रहता है, इसमें उपस्थित है। राइबोसोम देखें तो 70 प्रकार के होते हैं, इसमें 80 प्रकार के होते हैं। गालकाय अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, इसमें उपस्थित है। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। DNA देखें तो जो DNA है ना डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एकल सूत्रकृत में होता है। इसमें पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्रकृत में पाया जाता है। कशाभिका केवल एक तंतु का होता है, कुल 11 तंतु के बनाते हैं कशाभिका। केंद्रिका अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित होता है। सेंट्रोलोज अनुपस्थित, इसमें उपस्थित होता है। श्वसन देखें तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है यूकैरियोटिक में, जबकि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं हो पाता है इसमें, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है या क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोश का विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, इसमें अर्धसूत्रीय या समसूत्री प्रकार का हो सकता है प्रोकैरियोटिक में।
केंद्रक को देख लेते हैं। केंद्रक क्या इसमें है समझते हैं। तो केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है। डिस्कवरी बाय रॉबर्ट ब्राउन, यानी केंद्रक की जो न्यूक्लियर खोज, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया। तो इसे आनुवंशिकता का केंद्र कहा जाता है, जेनेटिक हब कहा जाता है, इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है केंद्रक को। कोशिका झिल्ली में कोशिका द्रव उपस्थित होता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव मिलता है। केंद्रक में देखें तो डीएनए होता है। इस डीएनए में माता और पिता दोनों का डीएनए होता है। केंद्रक में डीएनए होता है, इसमें डीएनए माता और पिता दोनों का डीएनए पाया जाता है। इसके बाद देखें प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का मिश्रण जो होता है प्रोटोप्लाज्म होता है। डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजन कहा था सजीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित द्रव है। यानी ये देख सकते हैं पुरकिंजन सेड दैट प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग फ्लूइड ऑफ सेल। पूरे सेल में प्रोटोप्लाज्म द्रव होता है, द्रव्य होता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को देखें, डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड अल्टमन, यानी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया खोज रिचर्ड अल्टमन ने किया था। इससे कोशिकाओं को उजागर, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कोशिकाओं को उजागर करता है। इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। अक्सर पूछता है कि पावर हाउस सेल किस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। फंक्शन देखें तो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ से 38 एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा एटीपी पर निर्भर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। केंद्र के अलावा इसे माइटोकॉन्ड्रिया में केवल मदर का डीएनए पाया जाता है। इसके बाद क्या देखें तो डिस्कवर्ड बाय कैमिलो ओ गोल्जिन किया था। इसे कोशिका का ट्रॉफिक पुलिस कहा जाता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस जो है गोल्जी क्या कहते हैं। इट्स इज आल्सो नोन द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। फंक्शन इट कंट्रोल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल करता है। गोल्जी का नोन एज द किडनी ऑफ द सेल, सेल की किडनी कहा जाता है इसको। ये कोशिकाओं की गंदगी को बाहर निकालता है, इसलिए इसे किडनी ऑफ सेल कहते हैं। इसके बाद लाइसोसोम देखें, डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्रूवे। इट इज नोन एज सुसाइडल बैग, इससे आत्महत्या की थैली कही जाती है। इसके बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी लाइसोसोम में पाया जाता है। लाइसोसोम के कार्य देखें, सेकंड स्टेज में काम करता है। फर्स्ट स्टेज है, सेकंड, दो स्टेज में इसका कार्य। जब कोशिका बन रही है तो इस समय इसे बॉडी के बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करता है। सेकंड स्टेज में मैच्योर वयस्क हो गई, इस अवस्था में पूरे कोशिका को तोड़ देता है। इसका मुख्य कार्य अंतरा कोश की पाचन, इंट्रासेल डाइजेस्टिव, जो अपने की कोशिकाओं का पाचन कर देता है। लाइसोसोम इज पार्ट ऑफ गोल्गी बॉडी। इसके बाद राइबोसोम देख सकते हैं, राइबोसोम यह है। इसके बाद केंद्रक यह है, ये राइबोसोम यह यहाँ पर देख सकते हैं, ये राइबोसोम। इंडोप्लास्टिक रेक्टियम, ये दो प्रकार RER और SER फॉर्म है। इसके बाद राइबोसोम का यहाँ वर्गीकरण डिस्कवर्ड बाय द क्रिस्टियन डी ड्यूवे। ये प्रतिकेंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होता है, एक 80 और एक 70-81। यस मतलब नोन एज द सेडबर्ग कांस्टेंट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जब हम किसी दो चीज़ों को जिसका घनत्व अलग अलग हो, हाई स्पीड पर घुमाएं, तो जो भी वस्तु अपने घनत्व के अनुसार नीचे बैठना शुरू कर देती है, इस प्रक्रिया को सेडिमेंट कहते हैं। 70S प्रति केंद्रीय कोशिका पाया जाता है और 80S सुकेंद्रीय कोशिका पाया जाता है। बैक्टीरिया में 70 और ह्यूमन में 80 में इंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम टाइप के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। दो प्रकार का होता है, रेर और शेर। रफ इंडोप्लास्टिक रेक्टियम और शेर का मतलब स्मूथ इंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम। रेर देखें तो ये बाहर वाले इंडोप्लास्टिक रेक्टियम में राइबोसोम के कारण यह खुदरा हो जाता है, इसलिए इसे RER कहा जाता है। RER राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। SER को फैट फैक्ट्री कहा जाता है। आगे इसमें देख सकते हैं ये सब जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को इसमें शामिल। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सा किया था देखें। कोशिका शब्द सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैसिलेस्टिग्मा की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे लंबी जो कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे ऑस्ट्रिच एक की होती है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैसिसेप्टिला की होती है। 60 किलोग्राम के मनुष्य में 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10⁻15 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वजन में तो ये कोशिकाएं हो जाएगी। एक सामान्य कोशिका 10 UM आयाम की होती है। एक सामान्य कोशिका का भार 1 नैनोग्राम होता है। चलिए देख लेते हैं पादप एवं जंतु कोशिकाओं मुख्य अंतर। तो यहाँ पादप कोशिका जंतु कोशिका दिया गया है। एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसमें लौक पाया जाता है, इसमें लौक अनुपस्थित होता है। तारका या सेंट्रोसोम होता पाया जाता है, इसमें तारका यानी तारका अनुपस्थित रहता है। इसमें पादप वाले में इसमें तारका यानी सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। रिक्तता बड़ी होती है, इसमें रिक्तता छोटी होती है। इसका आकार लगभग आयताकार, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। इंपॉर्टेंट है आकार के हिसाब से भी। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखें तो ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल, दोनों में अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर यह अंतर दिखाया गया सेल के रूप में, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। इसमें कुछ प्रमुख जीव में गुणसूत्रों की संख्या को जल्दी से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है ये भी। तो देखें एस्कैरिस में संख्या जो 2 होती है। मच्छर में देखें 6 होती है। अमीबा में देखें तो सर्वाधिक ये है 250।
गुणसूत्रों की संख्या अमीबा है। मटर में 14, मक्का में 20, मेढक में 26, चिंपैंजी में 48, गोरिल्ला में 48, मानव या मनुष्य होमो सैपियंस में 46, यानी 23 जोड़े होते हैं। घरेलू मक्खी में 12, बिल्ली में 38, चूहा में 40, गेहूं में 42, आलू में 48, घोड़ी में देखें तो 64, कुत्ता में 78 जो होते हैं जिनसे गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए की संख्या देखें, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए, तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को संक्षिप्त में डीएनए कहते हैं। ये जीवों का वंशानुगत पदार्थ है जिसमें जैविक निर्देश होते हैं, इंपॉर्टेंट है, जैविक निर्देश होते हैं। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोसाइड होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप में इसमें शुगर और बेस होता है। तो डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है और साइटोसिन होता है। ये 4 प्रकार के क्षार जो होते हैं डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनोनिन सदैव थाइमिन यानी एडेनोनिन जो होता है ये थाइमिन से यानी ए टी से बना होता है और जी सी से बना होता है, जुड़ा होता है। एडेनिन थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध तथा साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। यानी इस प्रकार से इसको नीचे देख सकते हैं, यानी ए डबल बॉन्ड से जुड़ा है और ए ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। अर्थात इसमें देखें एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में इंपॉर्टेंट है कि ए टी एट जी सी, इसको आप याद कर सकते हैं, या जी सी को यदि जी एस कर दें, जी एस यानी सी एस कर दें एट जी एस, क्योंकि जी एस अक्सर जो जनरल स्टडीज होता है सभी लोग प्रतियोगी से परिचित होते हैं एट जी एस, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि जो एस है वह सी के इक्विवेलेंट है या वही है, इसको हम केवल ट्रिक्स के रूप में इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसमें एट डबल बॉन्ड और जी सी जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी इसमें तीनों क्षार को इस प्रकार क्रम से जोड़े। सन 1953 में जी.डी. वाटसन, ध्यान देना है, 1953 में जी.डी. वाटसन तथा क्रिक्स ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए 1962 नोबेल पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। अक्सर एग्जाम पूछता है कि जो इसकी डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए किसने किया, तो जी.डी. वाटसन और क्रिक्स ने किया था और 1962 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इस कार्य के लिए। डीएनए का कार्य देखें तो यह इस सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इसके बाद आरएनए का निर्माण, यानी देखें ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल आ जाता है, यानी थाइमिन हमने किसके साथ देखा था, एटी था, तो इसमें क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यूरोसिल आ जाएगा। बकिया जो आपका जो जीसी था वैसे ही रहेगा, लेकिन जो ये हमने देखा था नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर क्या, यूरोसिल आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाएगा, यानी एटी जो था, एटी था, ये थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरोसिल से वैसे ही रहेंगे। तो कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर आरएनए तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखें तो आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। इसके बाद एमआरएनए मैसेजर आरएनए होता है, ये केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर एमिनो अम्लों को चुनने में मदद करते हैं। इसके बाद देखें टीआरएनए होता है, यानी ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहां प्रोटीन संश्लेषण बनता है। ये याद रखें कि देखिए विभिन्न वर्षों में आरएनए के जो तीनों प्रकार शोध करके वैज्ञानिकों ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। अभी 2024 में भी इसी पर आधारित जो नोबेल प्राइज दिया गया है। अगर इसमें देखते हैं करंट अफेयर्स में इसको अपडेट कर दिया गया कि किस पर जो नोबेल प्राइज मिले हैं, तो करंट अफेयर्स वाले पार्ट में आप जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर। तो इंपॉर्टेंट नोट्स में देखें, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए आरएनए मुख्य अंतर देख सकते हैं, इसमें क्या क्या अंतर एग्जाम के स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस देखें तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। इसमें यूरोसिल आ जाता है, इसमें थाइमिन की जगह जो थाइमिन है, ये देखें थाइमिन की जगह यूरोसिल आ जाएगा, शेष तीन वहीं सेम रहते हैं। लेकिन जैसे एट जीसी में बनता है और इसमें बदल जाता है, यानी जीसी की जगह यहाँ पर यूरोसिल आ जाता है, ए यू हो जाता है इसमें आरएनए में। ये नोटेड पॉइंट्स हैं। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, यह केंद्रक कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। आरएनए तीन प्रकार का देखा। मानव शरीर क्रिया, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी प्रोसेस साइंस। मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र जैसे पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन तंत्र का अन्य अंतःस्रावी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम दृष्टिकोण से हमने भूमिका के रूप में पहला लेक्चर बनाया था, इसको आप समझ सकते हैं। दूसरा लेक्चर जो होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जिस पर आधारित देखिए मानव शरीर क्रिया पर आधारित होगा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, इसको भी एक लेक्चर में समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।